नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जीके का एनालिसिस रहने वाला है। एक्स्ट्रा फैक्ट साइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड है, जो आने वाले किसी भी एग्जाम या फिर अदर शिफ्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन बताना आपका एग्जाम कब है और रेगुलर आप फॉलो करते रहिए। न्यू कैंडिडेट सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इससे पहले की पीडीएफ जो एग्जाम हुए आपके जीडी के टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल है। जो टेलीग्राम का सेकंड चैनल है टॉप ट्रेंडिंग जी के पीडीएफ है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। रेगुलर अपडेट वहाँ पर डायरेक्टली पीडीएफ की ओनली वहाँ मिल जाती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं प्रथम शिफ्ट के जो आज के जीके के सवाल क्या पूछे गए हैं। अब शुरुआत करते हैं साइंस के सवाल के साथ। मेंडलीव आवर्त सारणी का काम शुरू किया उस समय ज्ञात तत्व कितने थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी है, डोबेरेनियर का त्रिक है, न्यूलैंड का अष्टक है, आधुनिक आवर्त सारणी है। थोड़ा बेसिक से यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में इंक्लूड कर दूंगा, जहाँ से टीसीएस ने प्रीवियस ग्रुप डी जो एसएससी जीडी लेवल का एग्जाम है ना, उसी में वो सवाल यहाँ पर मैं बता दूंगा। मेंडलीव आवर्त सारणी में उस समय 63 ज्ञात तत्व थे। कितने थे? 63 है। और न्यूलैंड के समय कितने थे? वो थे दोस्तों 56 तत्व। मेंडलीव 63, न्यूलैंड 56, ये याद रखना। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन जाने उससे पहले, जो कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अभी भी मौका है। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, जहां पर ऑलरेडी लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक में आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ 359 में, यानी एक दिन में ₹1 की प्राइस में आप अनलिमिटेड जितने चाहे एग्जाम की मॉक टेस्ट दे सकते हो। 640 प्लस एग्जाम ऐसा है, जैसे आप स्टेट लेवल किसी राजस्थान की पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो, एसआई की कर रहे हो, अदर जो एसएससी एग्जाम की कर रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, यानी 600 सारे एग्जाम यहाँ पर कवर हो जाएंगे। जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास ले लीजिएगा ईयरली टेक्स्ट बुक पास पर, और सेम एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं, पैटर्न रहता है, डैशबोर्ड रहता है। मॉक टेस्ट लगाने से एग्जाम से पहले आपके उतने एक तरीके से मॉक एग्जाम हो जाते हैं। जितना अच्छा मॉक टेस्ट में आप एनालिसिस करेंगे वही आपको फायदा देने वाला है। देखिएगा मॉक टेस्ट को, कहाँ पर आप गलती करें उसमें सुधार होगा, तभी आपका इंप्रूवमेंट हो पाएगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो पाएगा, कैलकुलेशन फर्स्ट हो पाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। जब मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करते हो तो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी उठाएंगे, 10th वाली बुक में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर दे रखा है कि रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ये वाला जो फैक्ट है ना, ग्रुप डी में 2 से 3 शिफ्ट में इस फैक्ट से रिपीट हुआ है, तो देखने को मिल सकता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन से 2 बेसिक तत्वों पर ध्यान रखा गया था? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसलिए चुने क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय तथा अधिकांश तत्वों के साथ वो क्या बना देते थे? यौगिक। और तत्वों से बनने वाले जो ऑक्साइड और हाइड्रोइड हैं, वही तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत उन्होंने गुणधर्म माना था। और उनके जो तत्वों के गुणधर्म हैं वो परमाणु क्रमांक न होकर मेंडलीव में क्या था? परमाणु द्रव्यमान था। कोबाल्ट है जो परमाणु द्रव्यमान 58.9 सारणी में निकल से पहले है। तो कुछ अपवाद हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे परमाणु द्रव्यमान उन्होंने क्या माना? सही आवर्ती फलन परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, लेकिन उन्होंने क्या किया? कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया। हालांकि कोबाल्ट का द्रव्यमान ज़्यादा निकल के, ये इनका एक अपवाद। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े जो बाद में फिल हो गए। अब रिक्त स्थान जैसे ज्ञात होने वाले तत्व स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम आ गए रिक्त स्थान के बाद, तो उनका नाम उन्होंने क्या रखा? तो इन्होंने रखा एका बोरॉन। एका बोरॉन यानी बोरॉन के बाद स्कैंडियम आ गया, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आ गया, और जर्मेनियम के नीचे सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आ गया। तो ये एक का बोरॉन आपको पूछ ले तो आप कहेंगे स्कैंडियम है। एक का एल्यूमिनियम पूछ ले तो एल्यूमिनियम यानी गैलियम है। एक का सिलिकॉन पूछे तो आप कहेंगे जर्मेनियम। अब न्यूलैंड की बात कर लेते, ये तो मेंडलीव की थी। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व पूछा गया ग्रुप डी में 5 से 6 शिफ्ट में। प्रथम हाइड्रोजन है, अंतिम थोरियम है। उस समय ज्ञात तत्व थे 56, और 1865 में इनकी आवर्त सारणी अष्टक सिद्धांत है, जो कि सारे गामा पाधनी, जो कि पहला और 8वां तत्व आपस में गुणधर्म में वो समान दर्शाते हैं। डोमिनेरी का त्रिक नियम है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो 3 एलिमेंट इन्होंने लिए, जैसे कि इन्होंने ले लिया क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन्होंने क्या पाया? जो क्लोरीन का द्रव्यमान और आयोडीन का पहला और तीसरे का द्रव्यमान जब योग किया इन्होंने और उनका उन्होंने औसत निकाला तो बीच वाले के बराबर आ रहा। तो ये कुछ इनके त्रिक, 3 प्रमुख त्रिक में आपके आ जाता है। एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आ जाता है। फिर आपके ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम आ जाता है। उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं। साथ ही साथ ये भी आप याद रख सकते हो, 4 प्रमुख त्रिक हो जाएंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? तो आप कहेंगे आर्टिकल तो
अनुच्छेद 51A कौन से भाग में 4 क 51A मौलिक कर्तव्य एक तरीके से ऐड हुए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में। मौलिक कर्तव्य रशिया से अडॉप्ट किए गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है 42वां संविधान संशोधन। जीएसटी की शुरुआत, इजी सवाल आपके लिए, 1 जुलाई 2017 को आपको पूछ रहे कि संविधान संशोधन के तहत हुई है जीएसटी की शुरुआत, तो आप कहेंगे संशोधन है 101वां। आपको पूछ रहा टैक्स स्लैब कितने होते हैं जीएसटी में, तो आप कहेंगे कितने, 5 हो जाएंगे। 0% भी है, 5, 12, 18, 28 से। जीएसटी 3 प्रकार की, सी, एस और आई जीएसटी। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की एक बार फिर आपको डेफिनेशन से सवाल पूछा गया है। तो रेपो रेट क्या होती है, वाणिज्यिक बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर के हो गए, पब्लिक सेक्टर के, भारतीय रिजर्व बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। आरबीआई उनको क्या देती है, लोन देती है। जिस प्रकार आप बैंक से लोन लेते हो इसी प्रकार बैंक भी आरबीआई से लोन लेती है। तो आरबीआई से जो बैंक लोन लेगी तो आरबीआई को कुछ एक ब्याज देगी ही देगी, इंटरेस्ट देगी ही देगी। तो ब्याज इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर, बैंक के हैं जो लोन लेती है आरबीआई से, जिस रेट पर उन्हें वापस चुकाते हैं वो ब्याज दर ही रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट ऐसा है कि आपने जहां पर धन जमा किया है तो वो बैंकों को फायदा कब होगा, जो आगे धन जमा रखेगी। तो अदर जितने भी कमर्शियल बैंकेज हैं, यदि वो आरबीआई में जमा धन रखती है तो आरबीआई भी उनको लोन देगी, मतलब आरबीआई भी उनको इंटरेस्ट देगी। वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। तो रिवर्स रेपो रेट ध्यान रखना, बैंक यदि आरबीआई में अपना धन जमा करती है तो बैंकों को जो ब्याज मिलता है वो रिवर्स रेपो रेट, और रेपो रेट में किनको, आरबीआई को जो ब्याज मिलता है अदर बैंकेज से। इसी प्रकार आप अदर टर्म देखेंगे तो केस रिजर्व रेशियो और एसएलआर की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। केस रिजर्व रेशियो है, जैसे वर्तमान में केस रिजर्व रेशियो आप देखेंगे सीआरआर वो 4.5% है और एसएलआर है 18%। ये वर्तमान की रेट्स आपको पता होना चाहिए। रेपो रेट 6.25 है और रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो वो 3.35 है। बैंक रेट है, दीर्घकालीन लोन जहां पर दिया जाता है बैंकों को आरबीआई, वो 6.50 है। पॉलिसी रेपो रेट 6.25 है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। सीआरआर 4.50 है। और आपको मैं बता रहा था रिवर्स रेपो रेट, नकद रेशियो अनुपात, जो नकद आरक्षित अनुपात है, प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है। जैसे कि बैंक के पास 100 रुपये तो वो 4.5 रुपये हैं, वो आरबीआई के पास रखेगी ही रखेगी, वो उनका कैश रिजर्व रेशियो है। इसी प्रकार एसएलआर है, एक तरीके से स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो है। जो भी लोन बैंक देती है तो वो उनसे कुछ स्वर्ण मुद्रा ले लेगी, सिक्योरिटी जो भी रहती है डिपॉजिट, वही उसका एसएलआर है। आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है, इकोनॉमिक का सवाल है। आयात पर नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर क्या लगाया जाता है, तो आयात पर टैरिफ होता है और कोटा, टैरिफ और कोटा लगाया जाता है। टैरिफ का मतलब आयात शुल्क है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है भाई, राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद कर लो जहाँ से सवाल आ रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की पूछे तो आप कहेंगे सीबी आनंद बोस हैं। अदर स्टेट के आपके राज्यपाल और जितने भी यूटी हैं उनके उपराज्यपाल आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन है। अरुणाचल प्रदेश के कौन है, बीडी मिश्र हैं। असम के कौन है, जगदीश मुखी। बिहार के कौन है, फागु चौहान। छत्तीसगढ़ अनुसुईया उइके। गोवा पीएस श्रीधरन पिल्लाई है। गुजरात के आचार्य देवव्रत है। हरियाणा के कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। झारखंड के रमेश व्यास है। कर्नाटक के कौन है, वो है दोस्तों थावरचंद गहलोत। केरला के आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के कौन है, मांगू भाई छगन भाई पटेल। महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। मणिपुर के एल गणेशन है, ला गणेशन। मेघालय के कौन है, बीडी मिश्रा, मेघालय के मिश्रा। मिजोरम के कौन है, ये है दोस्तों हरि बाबू काम भामती हरि बाबू। नागालैंड के जगदीश मुखी। ओडिशा के गणेशी लाल। पंजाब के बनवारी लाल पुरोहित। राजस्थान के कलराज मिश्र। सिक्किम के गंगा प्रसाद। तमिलनाडु आर एन रवि। तेलंगाना है टी सुंदरराजन। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य हैं और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड के कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। वेस्ट बंगाल के सीवी आनंद बोस आपको पूछे तो ये आपके हो गए राज्यपाल। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता है, तो आप देखेंगे चाइना, मेजर जो चाइना ही आ जाता है जो कि राष्ट्रमंडल खेल में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रमंडल खेल में भाग कौन से देश लेते हैं, जो कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के हिस्सा है। कॉमनवेल्थ में कितने देश आ जाते हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री में जहाँ पर ब्रिटेन का कभी कॉलोनी शासन रहा है तो वो टोटल 56 देश आ जाते हैं कॉमनवेल्थ में। और कॉमनवेल्थ में लेटेस्ट 2 देश ऐड हुए आपको पता होगा। 56 में 2 देश ये वाले आप कहेंगे गैबोन और टोगो। 55वां बना है 25 जून को और 56वां बना है टोगो। तो इन्होंने लेटेस्ट अभी राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लिया है। बाकी भारत के पड़ोसी देश में कौन से नहीं है राष्ट्रमंडल में, तो वो नेपाल नहीं है दोस्तों, भूटान नहीं है, चीन नहीं है, म्यांमार नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है। बाकी पाकिस्तान बांग्लादेश है वो है
कॉमनवेल्थ में। तो ये सभी हो जाएंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। और बाकी बात करें प्रत्येक राष्ट्रमंडल खेल में आपको पूछ लें ऐसे कौन से देश हैं जहाँ पर प्रत्येक राष्ट्रमंडल 1930 से जो हो रहा कॉमनवेल्थ गेम्स प्रत्येक बार उन देशों में हुआ, वो ऐसे 6 टीमें हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, क्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। नेक्स्ट बात, सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य। मैंने बताया है सिक्किम में कुछ नृत्य और प्रमुख त्योहार में नृत्य देखेंगे आप तो सिक्किम में आप कहेंगे सिंगी छाम, याक छाम, तमांगो सेलो, मारूनी नाच। एक है वहाँ पर ताशी शब्दों, वो भूतिया फोक डांस है, ताशी शब्दों भी सिक्किम का है। सिक्किम के प्रमुख फेस्टिवल में सागा दावा ऑलरेडी आ चुका है, पांग लशा बोशोल, लुशंग है, सोनम लोसर। इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल भी सिक्किम में जो कि तिब्बत का न्यू वर्ष। लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं भाई आपको पता होगा। 2019 में लास्ट वाला लोकसभा चुनाव कौन से नंबर का था, 17वां था। नेक्स्ट 2024 में होगा मई में, वो 18वां होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यूपी विधानसभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ में हुए उपचुनाव जो नवंबर 2022 में, मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं इससे पहले भी आ चुके हैं। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं 2022 में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो आपकी विधानसभा का हो, सभी का याद रखिएगा। बाई इलेक्शन में अलग अलग स्टेट वाइज काफ़ी स्टेट के हुए हैं। आप कहेंगे थोड़ी मैं डिटेल से टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिल जाएगा आपको। यूपी विधानसभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ में हुए उपचुनाव में विजेता कौन रहे, अमन गिरी रहे हैं जो बीजेपी के हैं। इसी प्रकार यूपी विधानसभा में और कहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ है, तो और ये 2 जगह, रामपुर में आकाश सक्सेना बने हैं बीजेपी के, और खाटोली जो है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से मदन कसाना बने हैं, राष्ट्रीय लोक दल के ये पार्टी हैं, इनसे मदन कसाना। खाटोली, रामपुर से आकाश सक्सेना, और आपको गोला गोकर्णनाथ का पूछा वो अमन गिरी है। अब राजस्थान में भी दिसंबर 2022 में विधानसभा उपचुनाव हुआ है, तो वो सरदार शहर में हुआ था, जहाँ पर अनिल कुमार शर्मा बने हैं, आईएनसी के हैं। पिछली बार भी आईएनसी के ही दूसरे थे, अभी सरदार शहर में आईएनसी के अनिल कुमार शर्मा। तेलंगाना की बात करूं, 3 नवंबर 2022 में विधानसभा बाई इलेक्शन हुआ, जहां पर मुनुगुडे जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कौन बने हैं, कुशु कुंतला प्रभाकर रेड्डी, बीजेपी के ये बन गए हैं एमएलए। अब लोकसभा के बाई इलेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राज्य तो काफ़ी है लेकिन लोकसभा में बाई इलेक्शन है ये 5 जगह हुए हैं, जहां पर एक जगह का ऑलरेडी आ चुका है आसनसोल का, जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा बने थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से, एमपी बने हैं पश्चिम बंगाल लोकसभा बाई इलेक्शन में। इसी प्रकार आप देखेंगे संगरूर जो पंजाब का लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से सिमरनजीत सिंह मान बने हैं, ये हैं दोस्तों शिरोमणि अकाली दल अमृतसर पार्टी हैं, इनके यहाँ पर बन चुके हैं एमपी संगरूर पंजाब से सिमरनजीत सिंह मान। रामपुर, अब यूपी के ये 3 आप देखेंगे लोकसभा क्षेत्र, रामपुर से बने हैं घनश्याम सिंह लोधी बीजेपी से, आजमगढ़ से बने हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ से, और मणिपुरी यूपी से बने हैं डिम्पल यादव, ये हैं दोस्तों समाजवादी पार्टी से। ये यूपी के रामपुर घनश्याम, आजमगढ़ दिनेश लाल और मणिपुर से डिम्पल यादव, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा आ चुका है। संगरूर का आपको पूछ रहे तो आप कहेंगे सिमरनजीत सिंह मान बने हैं शिरोमणि अकाली दल से, और रामपुर आजमगढ़ मणिपुर ये हो गए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जलियांवाला बाग कहाँ पर है, अमृतसर पंजाब में है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड आप कहेंगे 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल डायर के आदेश पर। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अमृतसर पंजाब में ये जगह है जलियांवाला बाग, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर नरसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलट एक्ट विरोध का परिणाम था, सवाल पूछा हुआ टीसीएस ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसका परिणाम था, रोलट एक्ट विरोध का परिणाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया, हंटर आयोग का, एक शिक्षा का भी हंटर आयोग। हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। ये सभी टीसीएस ने ऑलरेडी पूछे हैं, उसी के फैक्ट हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के। हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग। जलियांवाला बाग के समय पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ'ड्वायर को लंदन में जाकर गोली, अब जलियांवाला बाग कांड के समय उसमें गवर्नर जनरल ओ'ड्वायर ने जो आदेश दिया था और उन्हीं को लंदन में जाकर गोली किसने मारी थी, वो काम अच्छा किया, उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को उनकी हत्या की थी। 13 मार्च 1940 उधम सिंह का नाम आता है। बुद्ध चरित किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि, ये ध्यान रखना है, प्रीवियस पे आ चुका है। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार है कवि अश्वघोष, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष की अन्य रचनाएं देखेंगे तो सौंदर्यानंद काव्यम, गंडी स्त्रोत्र गाथा और शारिपुत्र प्रकरणम हैं, ये अश्वघोष की रचनाएं हैं।
अदर प्रमुख रचनाएं जहाँ से 23 सवाल पूछती हैं, अष्टाध्यायी का पूछती है तो आप कहेंगे पाणिनि है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, गीत गोविंद जयदेव, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास, विक्रमांक चरित बिल्हण, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, राजतरंगिणी कलहन, अर्थशास्त्री चाणक्य, हर्षचरित, कादम्बरी है बाण भट्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये आ चुका है। हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट, महाभाष्य पतंजलि, और कालिदास की जो रचनाएं हैं, नाटक हैं, वो देखिए कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसारम कालिदास की, स्वपन वासवदत्तम, प्रतिज्ञा यौन गंधरायण ये भास की है, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका का काफी बार पूछा है, हर्षवर्धन की है। नेक्स्ट सवाल, विश्वनाथन आनंद किस देश से, इजी सवाल है, भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ये ग्रैंड मास्टर बने थे 1988 में, अप्रैल 2007 में इनका पीक टाइम था जहां पर नंबर 1 रैंक किए थे ये। भारत के टॉप 10 शतरंज खिलाड़ी आप देखेंगे ना, आनंद विश्वनाथन पहले नंबर पर आते हैं, उसके बाद विदित संतोष गुजराती आते हैं, गुकेश डी हैं, ई अर्जुन हैं, हरिकृष्ण पेंटेला, प्रगनंदा हैं, निहल सारण हैं, और नारायण एसएल हैं, सेतु रमन एसपी हैं, शशि किरण कृष्णन है, ये टॉप शतरंज के खिलाड़ी भारत की। कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है, तो बटरफ्लाई हो गया, फ्री स्टाइल हो गया, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, इंडिविजुअल मेडली, ये सभी स्विमिंग के टर्म है, ध्यान रखना स्पोर्ट के टर्म काफी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे हैं। ओडिशा में नववर्ष किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो ओडिशा में नववर्ष रहता है दोस्तों पन्ना संक्रांति, जिसे महाविश्वा संक्रांति बोलते हैं। बाकी उड़ीसा में स्पेशल पश्चिमी उड़ीसा का एक फसल त्यौहार है नुखाई, जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल आता है। पश्चिमी उड़ीसा का ये फसल त्यौहार है चावल पर, ये चावल की खेती पर नुखाई जो फेस्टिवल है ये गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन की मनाया जाता है। अब प्रमुख फसल उत्सव जहाँ से अक्सर सवाल आते हैं, मकर संक्रांति जो अभी लेटेस्ट 14 और 15 जनवरी को उत्तर भारत में, पोंगल है तमिलनाडु में 14 से 17 जनवरी, ओणम केरल में। प्रमुख अन्य देखेंगे तो लोहिड़ी है, बैसाखी है ये पंजाब की, मकर संक्रांति हो गया, बिहू असम, नोखाई उड़ीसा, गुड़ी पड़वा ध्यान रखना नववर्ष रहता है महाराष्ट्र का, वंगाला मेघालय, उगादी आंध्र प्रदेश कर्नाटक है, विशु केरल और कर्नाटक का है। एल्यूमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है, एल्यूमिनियम प्रगलन है धातु क्रम उद्योग। कैसा, धातु क्रम उद्योग। सौर परिवार के बाह्य ग्रह कौन से, आप जब सोलर सिस्टम देखेंगे तो ये आपका सन है, ध्यान रखना यहाँ से सवाल इजी से बनते हैं। सन के पास ने आपने रख दी ईवीएम मशीन, क्या रख दी ईवीएम, उल्टा करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और इधर आपका क्या आ जाएगा, दोबारा सन आ जाएगा, बीच में आपको मजे करना है एमजे। तो ये ऐसी मैंने एक बेसिक ट्रिक बनाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ जो सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन से है, तो एम का मतलब यहाँ पर मरकरी है, इसका मतलब मार्च मंगल है, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा मरकरी यानी बुध हो जाएगा सबसे नज़दीक। उसके बाद वी यानी वीनस है यानी शुक्र है, और फिर आपका अर्थ है पृथ्वी आ जाएगी, और ये बीच में मजे कर रहा है मंगल और जुपिटर, और इनके मध्य मजे कौन करता है, क्षुद्र ग्रह करते हैं, यानी मंगल और जुपिटर के मध्य ही क्षुद्र ग्रह रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बाह्य आंतरिक ग्रह कौन से, सूर्य के पास वाले जो MVEM हो जाएगा, यानी आप कहेंगे आंतरिक ग्रह में बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल है। बाह्य में लास्ट वाले 4 यानी जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस नेपच्यून है, ये बाह्यतम ग्रह है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नेक्स्ट जो हेली धूमकेतु है वो कब दिखाई देगा। ये भी 8वीं क्लास में आप सौर परिवार देखेंगे ना, उसी में ये बेसिक से आपको मिलते हैं। हेली धूमकेतु का भी वहाँ पर दिया है NCERT में, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विच कलर इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का कलर एक तरीके से पूछा। वैसे क्लोरोप्लास्ट डायरेक्टली पूछे तो आप कहते हैं हरा, लेकिन प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ना उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है गहरा नीला रंग का। वैसे इसका कोई उपयोग नहीं रहता है इसमें। संगीत नाटक अकादमी के काफ़ी अवार्ड रहते हैं अलग अलग म्यूजिक से, वाद्ययंत्र से, तो यहाँ पर भी एक सवाल पूछा गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे लगभग सारे सवाल आपके सामने हैं। एफर्ट के लिए लाइक जरूर कर देना, न्यू कैंडिडेट सब्सक्राइब कर देना, PDF फाइल के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं वो टेक्स्ट बुक पर जाकर TTG के कूपन कोड यूज करते हुए मॉक टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।